हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज है हमारा मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन का टॉपिक। बाउंड्री कंडीशंस जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तब भी हमने कंप्लीट करी थी। तब भी हमने वहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस के बारे में देखा था। तो आज हम लोग जब मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपकी कुछ मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस होती है जो हमें पढ़नी कर रहती है। तो आज हमारा वही टॉपिक है, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। तो सबसे पहले तो बाउंड्री होती क्या है? बाउंड्री का मतलब क्या है? जब भी एक मीडियम और दूसरे मीडियम, दो मीडियम अगर है हमारे पास, और वो दो मीडियम के बीच की जो दीवार है, कह सकते हैं कि उसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई दो घर ले लीजिए, कोई भी दो घर ले रहे हैं, तो उसके बीच दो घर अगर आपके जॉइंट हैं एक दूसरे से, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग एक बाउंड्री बनाते हैं, जिसे जिससे कि वो दो घर अलग हो सके। तो वैसे ही मीडियम्स में भी होता है, एक मीडियम और दूसरे मीडियम के बीच में भी कुछ आपकी बाउंड्री होगी, जिसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं। ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड जब एक मीडिया से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो कुछ उसे दो मीडियम में अलग अलग कुछ अलग अलग इसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलती है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी एक कंडीशंस में से, सॉरी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? और कुछ कंडीशंस जो मैग्नेटिक फील्ड में आपकी चेंज हुई, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। सिंपली यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड में आपकी बाउंड्री कंडीशंस हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसे मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। नाउ जब हम किसी भी मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन को कंसिडर करते हैं, तो हमें उसमें बी और एच, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इन दोनों की स्टडी करनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज में। ओके, इसकी बाउंड्री कंडीशन हमें पढ़नी पड़ती है। बी और एच जो होती है, बी और एच हमारी जो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी आपकी, और ये जो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी टेंजेंशियल टू बाउंड्री, और एक होती है आपकी नॉर्मल टू बाउंड्री कंडीशन। तो ये जो दो कंडीशन आई, दो कंपोनेंट्स आए, तो यही हमें पढ़ना है कि नॉर्मल नॉर्मल कंपोनेंट के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी और टेंजेंशियल के लिए हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी। दो आइसोट्रोपिक, अब हम लोग दो आइसोट्रोपिक होमोजीनियस लीनियर मटेरियल के लिए हम लोग डिफरेंट परमिएबिलिटीज के साथ, जिसकी एक की परमिएबिलिटी आपकी μ1, दूसरे की परमिएबिलिटी आपकी μ2, ये आपको कंसिडर करनी है। जैसे आपको ये देखिए, आपको फिगर में बताया है, मीडियम वन की परमिएबिलिटी क्या है? μ1 है, और मीडियम टू की क्या है? μ2 है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको कंसिडर करना है। ओके। तो बाउंड्री कंडीशन को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं? एक क्लोज पाथ, हम लोग कंसिडर करते हैं, और एक गॉसियन सरफेस, ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, तो एक गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर जो है, उसके फॉर्म में अगर हम लोग उसे कंसिडर करते हैं, तो इसकी हाइट क्या है? सिलेंडर की हाइट है आपकी डेल्टा एच है, यहाँ पे जो दे रखी है। तो दो बाउंड्री होने के कारण जो डेल्टा एच है, वो आपका डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, डेल्टा एच बाई टू फॉर मीडियम वन और डेल्टा एच बाई टू फॉर मीडियम टू। ऑल्सो जो सिलेंडर की एक्सिस है, वो आपकी नॉर्मल डायरेक्शन में होगी टू द सरफेस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये आपकी बी एन है, ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और ये आपका मेन कंपोनेंट है बी। तो जो नॉर्मल वाला कंडीशन है, नॉर्मल जो आपकी एक्सिस है सिलेंडर की, वो आपकी नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, बी एन के डायरेक्शन में होगी। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ गॉस लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा फॉर दिस गॉसियन सरफेस? बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब जो ये सरफेस है, वो आपकी
इंटीग्रल है और इसे हम लोग 3 सरफेस में इसे अगर हम लोग इवेल्युएट करते हैं, सबसे पहले आपकी टॉप हो गया, सबसे ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, फिर बॉटम हो गया, सबसे नीचे वाला हिस्सा, और लेटरल मतलब ये सिलेंडर जो आपका आसपास का एरिया है, तो उसे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो टॉप एरिया के लिए आपका बी डॉट डी एस क्या होगा, 0 होगा। बी डी एस क्या होगा बॉटम के लिए, और लेटरल के लिए क्या होगा, तीनों का जो इक्वेशन है, तीनों का जो समेशन है वो 0 होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब अगर हम लोग ये जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर करी है, अगर इसका जो डेल्टा एच है जो हमने कंसिडर किया, इसकी हाइट, अगर इसको हम श्रिंक कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच को हम लोग एज अ टेंस टू 0 ले जा रहे हैं, नियरली अबाउट टू 0 ले जा रहे हैं। तो अगर उसे टेंस टू 0 ले जा रहे हैं, तो सिलेंडर की जो बाउंड्री है, सिवाय उसके टॉप और बॉटम सरफेस के अलावा, वो उसके सरफेस इंटीग्रल में जो आसपास की जो एरिया है, गोल वाला एरिया जो बचा आपका, वही एरिया आपका सरफेस इंटीग्रल में कंसिडर होगा। और इसके अलावा सरफेस इंटीग्रल आपकी कैलकुलेट होगी फॉर द बॉटम और टॉप सरफेस के लिए, जो सरफेस आपकी बहुत ही स्मॉल है। ओके, अब हम इसे अगर मैग्नीट्यूड, नॉर्मल कंपोनेंट बी का कोई नॉर्मल कंपोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग कंसीडर करते हैं बी, और इसके नॉर्मल कंपोनेंट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं बी एन वन और बी एन टू इन द मीडियम ऑफ बी एन इन द मीडियम ऑफ 1 एंड 2, तब क्या होगा, जो दोनों सरफेसेस हैं, कौन सी, टॉप वाली और बॉटम वाली सरफेस, वो दोनों सरफेस आपकी स्मॉल है, इसीलिए बी एन वन और बी एन टू को हम लोग उनकी सरफेस के लिए उसकी सरफेस के लिए हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। इसीलिए जो टॉप सरफेस होती है हमारी, तो टॉप सरफेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू बी एन वन समेशन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, वो टॉप सरफेस के लिए, ये जो टॉप सरफेस है उसके लिए सिर्फ, ठीक है। बॉटम सरफेस के लिए हम लोग वही करेंगे जो हमने टॉप सरफेस के लिए किया। और जो लेटरल सरफेस है उसका तो डेल्टा एच आपका 0 हो रहा है, टेंस टू 0 हो रहा है, यानी कि आपका जो बी डॉट डी एस है वो तो आपका 0 होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस आए कौन से हमारे पास आए, बी एन वन डेल्टा एस, बी एन टू डेल्टा एस, ये जो भी वैल्यू आई, जो इक्वेशन आए, इसको हम लोग ये वाले इक्वेशन में रखेंगे, ये वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो ये वाले इक्वेशन में जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, बी एन वन डेल्टा एस माइनस बी एन टू डेल्टा एस। अब ये माइनस क्यों आया, माइनस इसीलिए आया कि जो आपका नॉर्मल वन यानी बी एन वन और बी एन टू कॉम्पोनेंट से, वो उसकी वैल्यू तो सेम थी, मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन उसकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट थी, इसीलिए इसमें यहाँ पे माइनस आया। ओके, तो ये जो इक्वेशन है कौन सा, ये वाला इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं, बी एन वन डेल्टा एस इज इक्वल टू बी एन टू डेल्टा एस, डेल्टा एस हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी एन वन इज इक्वल टू बी एन टू। तो ये जो इक्वेशन आया उससे क्या साबित हो रहा है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है बी का, वो हमारा बाउंड्री पे हमारा कंटिन्यूअस है, यानी बी एन वन और इक्वल टू बी एन टू है बाउंड्री पे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, B इज इक्वल टू म्यू एच है, हमारे पास है पहले से। तो ये जो इक्वेशन था हमारा, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू एच एन वन इज इक्वल टू म्यू टू एच एन टू। तो हमारे पास एच एन वन अपॉन एच एन टू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू म्यू आर टू अपॉन म्यू आर वन। इसीलिए जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है एच का, वो आपका बाउंड्री पे कंटिन्यू नहीं होता है, लेकिन जो आपका बी कंपोनेंट होता है, बी के जो कंपोनेंट होते हैं यानी प्लस डेंसिटी के जो कंपोनेंट होते हैं, वो आपके बाउंड्री पे कंटिन्यूअस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फिगर को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ये वाली फिगर को, ये वाली फिगर को कंसीडर करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एच डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है आपका
टोटल करंट एनक्लोज बाय दैट सरफेस। ये एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है। नाउ कंसीडर करते हैं हम लोग एक रेक्टेंगुलर पाथ, जो आपको यहाँ पे बताया है ए बी सी, ए बी सी डी और ये ए मिलके एक आपका क्लोज पाथ बना रही है, ठीक है। और जिसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। और जो क्लोज पाथ है वो आपका इस तरीके से रखा हुआ है कि वो जो बाउंड्री है आपकी दो मीडियम में आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक मीडियम 1 में है और एक मीडियम 2 में है, और इसकी भी जो हाइट है आपकी वो डेल्टा एच है, और जो विड्थ है जो हमने कंसीडर करी है वो विड्थ है हमारी डेल्टा डब्ल्यू। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपने सरफेस कंसीडर करी है जिसका विड्थ आपको डेल्टा डब्ल्यू है और जिसकी हाइट आपको डेल्टा एच दे रखी है, सो डेल्टा एच और डेल्टा डब्ल्यू ये आपकी 6 पार्ट में डिवाइड हो रही है। कैसे 6 पार्ट में डिवाइड हो रही है? जो अपने क्लोज पाथ कंसीडर किया है वो 6 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड हो रहा है? ए से बी, बी से 2, 2 से लेके सी, सी से डी, डी से 1 और 1 से ए। तो ऐसे करके 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। नाउ ये जो 6 पार्ट है, इस 6 पार्ट में अगर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आपका टोटल करंट, जितना आपका क्लोज पाथ से एनक्लोज हो रहा है वो आपका टोटल करंट के बराबर है। ओके, तो अगर हम लोग 6 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं और सब में अगर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग बी, ए से लेके बी तक आपका कितना एच डॉट डी एल होगा? वो होगा आपका एच टेन 1 डेल्टा डब्ल्यू प्लस बी से 2 में कितना होगा? एच एन 1 डेल्टा एच बाई 2 प्लस 2 से लेके सी में कितना होगा? वो होगा आपका एच एन 2 डेल्टा एच बाई 2, और सी से डी में कितना होगा? वो होगा हमारा एच टेन 2 डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पे अगर हमने ए से बी में डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव ली है तो ओके, और यहाँ पे हमने टेन 1 की वैल्यू यानी जो टेन 1 कॉम्पोनेंट है उसकी वैल्यू अगर हमने पॉजिटिव ली है तो यहाँ पे सी से डी में उसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एच टेन 2 यहाँ पे माइनस होगा डेल्टा डब्ल्यू माइनस एच एन 2 डेल्टा एच बाय 2। क्यों इधर माइनस लिया? क्योंकि हमने यहाँ पे अगर 2 से लेके सी तक अगर वैल्यू डेल्टा एच बाय 2 ली है तो यहाँ पे डी से अगर 1 जाते हैं हम लोग तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हम लोग डेल्टा एच बाई 2 को नेगेटिव लेते हैं, माइनस एच एन 2 अगर हम लोग इसे कंसिडर करते हैं तो ओके। और 1 से ए में कितना होगा एच डॉट डीएल? वो होगा हमारा एच एन 1 डेल्टा एच बाई 2। बाउंड्री कंडीशन कंसिडर करने के लिए, बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारा डेल्टा एच है इसको हमें टेंस टू 0 करना पड़ेगा। टेंस टू अगर हम लोग इसे 0 करेंगे तो जो हमारे डेल्टा एच बाई 2 वाले पोर्शन थे वो सारे हमारे 0 हो जाएंगे, और इसके अलावा हमारे पास क्या बचने वाला है? हमारे पास कुछ बचेगा, ये क्या बचेगा? k डॉट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एच टेन 1 डेल्टा डब्ल्यू माइनस एच टेन 2 डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे एच टेन 1 माइनस एच टेन 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचने वाला है? k बचने वाला है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे एक्सप्रेस करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट होगी किस किस के बीच में? an12 क्रॉस k। तो यहाँ पे an12 क्या है? सॉरी, an12 है वो हमारा यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन नॉर्मल एट द बाउंड्री फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। लेकिन अगर हम लोग b कंसिडर करते हैं जहां पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कंसिडर करी, अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में अगर उसे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन है b और h का। क्या है? b इज इक्वल टू म्यू एच है। तो ये जो इक्वेशन आया, ये वाला इक्वेशन में अगर हम लोग उस रिलेशन को रखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? बी टेन 1 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू बी टेन 2 माइनस माइनस बी टेन 2 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू के। अगर हम लोग अब कुछ स्पेशल कंडीशंस कंसिडर करते हैं कि जो बाउंड्री है आपकी वो फ्री है करंट से, फ्री फ्रॉम करंट, यानी जो बाउंड्री है जो आपने क्लोज पाथ सर्किट, जो क्लोज आपने पाथ को कंसिडर किया है वो आपने कंडक्टर कंसिडर नहीं किया है, यानी उसमें कोई करंट ही नहीं है।
तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ के होगा वो आपका 0 होगा, और जो वो इक्वेशन था आपका, ये वाला इक्वेशन 9.8.12, वो आपका उसमें के क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, h tan1 माइनस h tan2 इज इक्वल टू 0, या फिर h tan1 इज इक्वल टू h tan2। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, b tan1 अपॉन म्यू1 इज माइनस b tan2 अपॉन म्यू2 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, b tan1 अपॉन b tan2 इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन म्यू2 इज इक्वल टू म्यू r1 अपॉन म्यू r2। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जब आपके एच का कंपोनेंट, एच का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूस होता है, वो कब सरफेस में कंटिन्यूस होगा, जब आपका बी आपका डिसकंटिन्यू होगा एट द बाउंड्री, यानी बाउंड्री आपकी करंट फ्री होगी, तब आपका एच के जो कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो आपके कंटिन्यूस होंगे बाउंड्री पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ फील्ड है वो आपकी कुछ एंगल बना रही है α1 और α2 विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ कुछ α1 और α2 करके आपके एंगल्स बना रही है अकॉर्डिंग टू ये फिगर। तो α1 और α2 अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो मीडियम 1 अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अगर α1 यहाँ है, tan α1 अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा अगर हम लोग इसे ट्राइंगल कंसिडर करें, तो ट्राइंगल कंसिडर करने पे ये हमारी हो गई, सामने की बाजू, यानी कि आप इसे कह सकते हैं साइड की लाइंस जो होती है वो, और ये हो गई हमारी आधार जिसे आप लोग कहते हैं, वो हो गया हमारा bn1। तो tan α1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b tan1 अपॉन bn1। सिमिलरली हम लोग tan α2 के लिए भी ये कर सकते हैं, b tan2 इज इक्वल b tan2 अपॉन bn2। ये आपका tan α2 आ गया। ये जो tan α1 और tan α2 आया, अगर हम इन दोनों का डिवीजन करते हैं, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास कुछ ये वैल्यू आएगी, tan α1 अपॉन tan α2 इज इक्वल टू b tan1 अपॉन bn1 इंटू bn2 अपॉन b tan2। लेकिन ये जो हमारा फिगर थी, इसके अकॉर्डिंग हमारा bn1 और bn2 सेम है और सेम डायरेक्शन में भी है, इसीलिए bn1 और bn1 कैंसिल आउट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, और हमारे पास tan α1 अपॉन tan α2 की वैल्यू क्या आएगी, b tan1 अपॉन b tan2 इज इक्वल टू μr1 अपॉन μr2। ओके, सो प्रैक्टिकली जब ये देखिए, ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, एयर आपको मीडियम 1 में एयर कंसीडर करिए और मीडियम 2 के लिए सॉफ्ट आयरन कंसीडर किया है, तो μr1 इज इक्वल टू हमारा 1 है और μr2 इज इक्वल टू 7000 है, और यहाँ पे अल्फा आपका 85 है और α1 इज इक्वल टू 0.093 और b tan1 इज इक्वल टू 0 है हमारा। प्रैक्टिकली जब आपका फील्ड जब किसी मीडियम में से, यानी हाई म्यूआर वाले में से लो म्यूआर वाले मीडियम में जाता है, तब आपके मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, बी और एच होते हैं, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं उसकी बाउंड्री पे। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आज हमारा यही लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, तब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट, उसके कुछ रूल्स देखेंगे, और मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट की कंपैरिजन भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देन उसके बाद हमारा एक टॉपिक बच रहा है इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का और म्यूचुअल इंडक्टेंस।